जी नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को 4 बजे आपकी ये मूल विधि प्लस भारतीय संविधान की ये क्लास होती है, जो कि प्रैक्टिस सेट के रूप में होती है। और भैया, इससे पहले हमने 2 क्लासेस करवा दिया है। ये आज की हमारी तीसरी क्लास है। जिन लोगों ने उन दोनों क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। तो ये दोस्तों, क्लास में हम मूल विधि और भारतीय संविधान के क्वेश्चनों को जो है चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं, और ये सभी क्वेश्चंस जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 जा में निम्नलिखित में से क्या परिभाषित है। तो बताइए दोस्तों, इसमें जो है क्या परिभाषित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रासंज्ञेय अपराध जो है परिभाषित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के सी में प्रज्ञान अपराध को जो है परिभाषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता 1973 में लागू हुई है। तो बताइए दोस्तों, भारतीय दंड संहिता 1973 कब लागू हुई है। तो ये जो है 1 अप्रैल 1974 को जो है लागू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को जो है राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति 24 जनवरी 1974 को प्राप्त हुई थी, और इसे 1 अप्रैल 1974 को जो है लागू किया गया था। और दूसरा फैक्ट है इसका, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कुल 37 अध्याय और 484 धाराएं हैं। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दंड प्रक्रिया की किस धारा के अंतर्गत लोक निषेध हटाने के लिए सशर्त आदेश पारित किया जा सकता है। तो बताइए दोस्तों, किस धारा के अंतर्गत लोक निषेध हटाने के लिए सशर्त आदेश जो है जारी किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। धारा 133 के तहत जो है आदेश जारी किया जा सकता है। और बता दें, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 जो है सार्वजनिक उपद्रव को दूर करने के लिए एक सशस्त्र आदेश जारी करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को देती है। और दूसरा कह रहा है इसमें, इसका उद्देश्य जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा या पर्यावरण को प्रभावित करने वाले उपद्रवियों को रोकना या हटाना है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अपराधी द्वारा किया गया अपराध संज्ञेय है अथवा असंज्ञेय, जमानती है अथवा गैर जमानती, इसका निर्धारण निम्न में से उल्लिखित प्रावधान से होता है। तो बताइए दोस्तों, किसके द्वारा ये जो है प्रावधान होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दंड प्रक्रिया संहिता के द्वारा जो है इसका निर्धारण किया जाता है। और बता दें, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के 1 में जो है जमानती अपराध को परिभाषित किया गया है, और दूसरे के आई में जो है असंज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। किसमें भैया, 2 के ए में जो है जमानती अपराध को परिभाषित किया गया है, और 2 के आई में जो है असंज्ञेय अपराध को जो है परिभाषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, उच्चतम न्यायालय ने किस केस में गिरफ्तारी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देशन दिए हैं। तो बताइए दोस्तों, किसमें जो है विस्तृत निर्देशन उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया है। ऑप्शंस कह रहा है डी के बासु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार, दूसरा कह रहा है चार्ल्स शोभराज प्रणाम दिल्ली प्रशासन, और तीसरा कह रहा है ए और बी दोनों, और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों में जो है
ये बताया गया है। ठीक है, दिशा निर्देशन दिए गए हैं किसमें, डी के बासु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार और चार्ल्स शोभराज प्रमाण दिल्ली प्रशासन, इन दोनों में जो है उच्चतम न्यायालय ने दिशा निर्देश दिए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 जा अर्थात एच में क्या परिभाषित किया गया है, अन्वेषण, जांच, दोष या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें जो है अन्वेषण को जो है परिभाषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कारावास की दंड की सजा दे सकता है, तो कितने वर्ष, 7 वर्ष से अधिक नहीं, 7 वर्ष से अधिक, आजीवन कारावास या कोई सीमा नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा 7 वर्ष से अधिक नहीं जो है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है सजा दे सकता है। ठीक है, और बात करें अदर की तो सहायक सेशन न्यायाधीश जो है किसी भी व्यक्ति को 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना देने की कोई सीमा नहीं। ठीक है, क्या कर सकता है, सहायक सेशन न्यायाधीश जो है किसी भी व्यक्ति को 10 वर्ष तक की सजा या का कारावास कर सकती है। और अगर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात करें तो ये जो है 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दे सकते हैं। और अगर बात करें मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की तो देने की सीमा नहीं, कहने का मतलब इनकी कोई सीमा नहीं है कारावास देने की। तो याद रखिएगा सारे के सारे फैक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से हत्या के एक मामले की सुनवाई कहाँ होती है, तो बताइए दोस्तों हत्या के मामले की सुनवाई कहाँ पर होती है, ग्राम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जिला एवं सत्र न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में। तो राइट आंसर हो जाएगा जिला एवं सत्र न्यायालय में हत्या की सुनवाई होती है। और बात करें आईपीसी की धारा 300 में हत्या को जो है परिभाषित किया गया है, तो किसमें भैया, आईपीसी की धारा 300 में हत्या संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक फरार अपराधी वह होता है जो, ऑप्शंस कह रहा है देश से बाहर भागा हुआ हो, दूसरा कह रहा है विवेचन को पुष्टि सूचना है कि वह फरार हो गया है, तीसरा कह रहा है घर से भागकर छिप गया हो, और लास्ट कह रहा है जिसके विरुद्ध धारा 82 सीआरपीसी के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हो। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा विवेचन को पुष्टि सूचना है कि वह फरार हो गया है, यही जो है एक प्रकार का भागा हुआ अपराधी माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि लोक अभियोजक निम्न में से किसके अधीन कार्य करता है, तो बताइए दोस्तों लोक अभियोजन किसके जो है अंतर्गत कार्य करता है, पुलिस जिला प्रभारी के, जिला मजिस्ट्रेट के, तहसीलदार के या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा जिला मजिस्ट्रेट के जो है अधीन ये कार्य करता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अन्वेषण का उद्देश्य होता है, तो बताइए दोस्तों अन्वेषण का उद्देश्य क्या होता है, दोषी को दंडित करना, दोषी को गिरफ्तार करना, दोषी के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र करना या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोषी के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र करना, यही जो है अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें आईपीसी की धारा 2H में जो है अन्वेषण संबंधी जो है परिभाषा दी गई है। ठीक है दोस्तों, किसमें, आईपीसी की धारा 2 के H में जो है अन्वेषण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जमानती अपराध में यदि अभियुक्त द्वारा जमानत प्रस्तुत की जाती है तो ऑप्शंस कह रहा है थाना प्रभारी उसे जमानत पर मुक्त कर देगा, दूसरा कह रहा है थाना प्रभारी अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा, तीसरा कह रहा है थाना प्रभारी अभियुक्त को न्यायालय में भेज देगा, और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इन चारों में से राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा। तो अगर कोई जमानती अपराधी अभियुक्त द्वारा जमानत प्रस्तुत करता है तो थाना प्रभारी उसे जमानत पर मुक्त कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है। तो बताइए दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर किसकी जो है जांच की जाती है। ऑप्शंस कह रहा है सत्र न्यायाधीश द्वारा, दूसरा कह रहा है पुलिस अधिकारी द्वारा, तीसरा कह रहा है केवल मजिस्ट्रेट द्वारा, और लास्ट कह रहा है मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा जो है इसकी जांच की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें जांच को आईपीसी की धारा जो है 2 के जी में परिभाषित किया गया है। किसमें भैया? आईपीसी की धारा 2 जी में परिभाषित किया गया है। और इस धारा के अनुसार जांच से अभिप्राय यह है कि जो विचरण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच तो जो इस प्रक्रिया के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में सशस्त्र बल के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान दिया गया है। तो बताइए दोस्तों, कौन सी धारा के अंतर्गत सशस्त्र बल के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण का प्रावधान दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 45 के अंतर्गत जो है ये अधिकार दिए गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण के अंतर्गत की जाने वाली सभी कार्यवाहियां होती हैं। तो क्या होती हैं? साक्ष्य एकत्र करने के लिए, विचरण करने के लिए, विचरण से भिन्न जांच के लिए, या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा साक्ष्य एकत्र करने के लिए जो है सभी कार्यवाहियां होती हैं पुलिस अधिकारी द्वारा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बंदी को न्यायालय ले जाने व प्रस्तुत करने के लिए हथकड़ी लगाने हेतु किसकी पूर्वानुमति लिया जाना आवश्यक है। तो बताइए दोस्तों, किसको पूर्वानुमति लिया जाना आवश्यक है? थाना प्रभारी की, पुलिस अधीक्षक की, जिला अधिकारी की, या न्यायालय की। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यायालय की जो है पूर्वानुमति लिया जाना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अपराध की परिभाषा दी गई है। तो बताइए दोस्तों, अपराध की परिभाषा किस में दी गई है? भारतीय दंड संहिता के अध्याय 2 में, दूसरा कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के एन में, अगला कह रहा है भारतीय संविधान की अनुच्छेद 3 में, और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2N में जो है इसका प्रावधान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से किसको गिरफ्तार होने से बचाने की दशा में पुलिस को मृत्युकारिता करने तक का अधिकार है। तो बताइए दोस्तों, किसको जो है पुलिस के द्वारा मृत्युकारिता करने का तक का अधिकार है। तो ऑप्शंस कह रहा है आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध की दशा में, दूसरा कह रहा है मृत्युदंड से दंडनीय अपराध की दशा में, तीसरा कह रहा है ए व बी दोनों, और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों जो है को पुलिस मृत्युकारिता तक का अधिकार कर सकती है। कैसे? जो है आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध की दशा में, और दूसरा कह रहा है मृत्युदंड से दंडनीय अपराध की दशा में। कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति को आजीवन कारावास है तो उसे जो है पुलिस मृत्युदंड का अधिकार दे सकती है, और मृत्युदंड से दंडनीय अपराध की दशा में कहने का मतलब अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सज़ा मिली है तो उसको भी वो इनकाउंटर कर सकती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आंशिक खतरे या अप्रदूषण के अर्जेंट मामले में कार्यवाही करने की शक्ति मजिस्ट्रेट को किस धारा के अंतर्गत प्राप्त है। तो बताइए दोस्तों, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। धारा 144 के तहत जो है ये अधिकार प्राप्त हैं। और बता दें आईपीसी की धारा 144 के अधीन लोक निवेश
अप्रदूषण या उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इसके लिए सशक्त कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट को आदेश पारित करने के का अधिकार प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, किसमें 144 के अनुसार जो है ये अधिकार प्राप्त हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा के अंतर्गत पुलिस को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना बाध्यकारी है। तो बताइए दोस्तों, किस धारा के अंतर्गत गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने जो है प्रस्तुत करना बाध्यकारी होता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 57 के तहत जो है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को जो है प्रस्तुत करना होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी को यह कर्तव्य नहीं है कि ऑप्शंस कह रहा है उस व्यक्ति को गिरफ्तारी का आधार बताए, दूसरा कह रहा है उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करे, तीसरा कह रहा है उसे जमानत पर छोड़े जाने पर उसका अधिकार बताए, और लास्ट कह रहा है उसे अच्छा खाना और वस्त्र उपलब्ध कराए। तो यही जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। उसे अच्छा खाना और वस्त्र उपलब्ध कराने का अधिकार जो है पुलिस अधिकारी को नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, बिना वारंट के गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति के लिए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत किसी जमाव भीड़ को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग किया जा सकता है ताकि लोक सुरक्षा जो है बनाया जा सके। तो बताइए किस धारा के अनुसार जो है भारतीय दंडी के तितर बितर अर्थात भीड़ को जो है सशस्त्र बल द्वारा प्रयोग किया जा सकता है उसको हटाने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। धारा 130 के तहत जो है इसको हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और बता दें आईपीसी धारा 29 के अंतर्गत किसी जमाव को तितर बितर करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट या थानेदार जो है आदेश को क्या कर सकता है, जारी कर सकता है। और धारा 130 के अंतर्गत किसी जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल द्वारा प्रयोग किया जा सकता है ताकि लोग जो है सुरक्षा बनाया जा सके। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 एक घ के अंतर्गत कौन अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है यदि माता पिता अपना स्वयं भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। ऑप्शंस कह रहा है केवल पुत्र, दूसरा कह रहा है केवल पुत्री, तीसरा कह रहा है पुत्र और पुत्री दोनों, और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी पुत्र और पुत्री दोनों पर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय के निर्देश दिए गए कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सभी पर लागू होती है चाहे वह किसी भी धर्म को मानने वाला हो। किस जो है मामले में ये बताया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अहमद बनाम शाहबानो बेगम के मामले में जो है ये कहा गया है कि धारा 125 सभी धर्मों पर लागू होगी चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद अहमद बनाम शाहबानो बेगम मामला में ये बताया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 लागू होती है। तो बताइए दोस्तों दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 किस पर लागू होती है, मुसलमानों पर, हिंदुओं पर, ईसाइयों पर या सभी धर्म पर। तो ये धारा जो है सभी धर्मों पर लागू होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें दंड प्रक्रिया संहिता धारा 125 पत्नी, बच्चों तथा माता पिता के भरण पोषण से संबंधित है और यह जो है सभी धर्मों पर लागू होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब यहाँ से दोस्तों आपके भारतीय संविधान के क्वेश्चन शुरू हैं। ठीक है, अभी तक 25 क्वेश्चंस आपके मूल विधि के थे, अब 25 क्वेश्चंस जो है भारतीय संविधान के होंगे। टोटल जो है इस क्लास में आपके 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए गए हैं। ठीक है, डेली एक प्रैक्टिस सेट में आपके 50 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसका, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो बताइए दोस्तों, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करें उद्देशिका की भाषा की, तो इसकी भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा, उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से, परंतु उद्देशिका की जो है भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ आपका संवैधानिक प्रावधान दिए हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित आपके स्रोत दिए गए हैं, तो आपको मिलान करना है। पहला कह रहा है मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के अधिकार पत्र से लिए गए हैं, तो ए का तीसरे से। दूसरा कह रहा है नीति निर्देशक तत्व, तो इनको जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो बी का चौथे से। और नेक्स्ट कह रहा है मंत्रिमंडलीय सरकार, तो इसका प्रावधान जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, तो सी का दूसरे से। और लास्ट कह रहा है केंद्र राज्य संबंध, तो ये जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। इस तरह से इसका मिलान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से न्यायिक पुनर्निरीक्षण की संकल्पना ली गई है? तो बताइए दोस्तों, कहाँ के संविधान से जो है न्यायिक पुनर्निरीक्षण की संकल्पना ली गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है इसको लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना कहाँ से अपनाया गया है? तो बताइए दोस्तों, इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से जो है इसको लिया गया है, अर्थात कनाडा के संविधान से जो है इसको लिया गया है। और बता दें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में जो है बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, ये बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में जो है ये प्रावधान बताया गया है, और यह जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है, अर्थात ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, भारत के संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से या दक्षिण अफ्रीका से? तो राइट आंसर हो जाएगा यह जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इस समवर्ती सूची को भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में रखा गया है। तो साथ में ये भी याद रखिएगा, कहाँ पर भैया? 7वीं अनुसूची में इसको रखा गया है। क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवकों को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्न में से किस उदाहरण से प्रभावित हैं? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा आयरिश गणतंत्र, अर्थात आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के गणतंत्र से जो है भारतीय निर्मात्री जो है उसके उदाहरण से प्रभावित थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो बताइए दोस्तों, मौलिक अधिकारों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो राइट आंसर बनेगा रूस, अर्थात पूर्व सोवियत संघ के संविधान से मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान में लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कथन और कारक संबंधी ये क्वेश्चन है। तो कथन आपका कह रहा है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कारण कह रहा है मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो ऑप्शंस कह रहा है, पहला कह रहा है कि ए तथा आर दोनों सही हैं।
तथा आर ए की व्याख्या भी करता है। दूसरा कह रहा है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि ये बात सत्य है कथन में जो दी गई है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, तो ये सही है। और दूसरी बात जो बोला है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से आधारित है, तो ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो बताइए दोस्तों, लिखित संविधान जो है किस देश से शुरू किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से जो है शुरू किया गया है। ठीक है, सबसे पहले अमेरिका का लिखित संविधान है। और बता दें ये अमेरिका का संविधान जो है विश्व का सबसे छोटा संविधान है। इस संविधान में जो है अमेरिकी संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं। ठीक है, और यह विश्व का सबसे छोटा संविधान है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चुनाव कीजिए। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है गलत दिया हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मौलिक कर्तव्य, यही आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 के अंतर्गत रखा गया है, ना कि भाग 6 के। तो मौलिक कर्तव्य किस भाग के अंतर्गत रखा गया है? भाग 4 के अंतर्गत रखा गया है, और इसमें आपका दिया है कि भाग 6 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो यही आपका गलत दिया हुआ था। मौलिक कर्तव्यों को जो है भाग 4 में भारतीय संविधान में रखा गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से राइट आंसर कौन सा बने हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भाग 11 और अध्याय 1 जो है यही विधायी संबंध के बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें भारतीय संविधान में जो है भाग 11 के अध्याय 1 में जो है अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 तक जो है संघ और राज्यों के बीच जो है विधायी संबंधों का प्रावधान दिया गया है। तो कौन से अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का प्रावधान भारतीय संविधान में दिया गया है? ठीक है, भाग 11 के अध्याय 1 में और अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में इनका सभी का प्रावधान दिया गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो बताइए दोस्तों, किस में जो है 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 9 में जो है 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा भाग 9 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधिकरण भाग 10, यही जो है गलत दिया हुआ है। बता दें अधिकरण की जो है व्याख्या भाग 10 में नहीं बल्कि भाग किसमें 14 में जो है इनका प्रावधान दिया गया है। किसमें भैया? भाग 14 में जो है इनका प्रावधान दिया गया है। और बता दें जबकि भाग जो है 10 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो याद रखिएगा दोनों के दोनों फैक्ट। भाग 14 के का में जो है काहे का अधिकरण का प्रावधान दिया गया है, और भाग 10 में जो है अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति संबंधी क्षेत्रों का प्रावधान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? तो ये जो है आपका कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए, तो इसमें आपका मिलान करना है। पहला कह रहा है मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में जो है वर्णित हैं, तो ए का दूसरे से। अगला कह रहा है मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 के ए में जो है वर्णित हैं। अगला कह रहा है संघ, तो संघ जो है भारतीय संविधान के भाग 5 में जो है वर्णित हैं। और लास्ट कह रहा है आपात उपबंध, तो आपात उपबंध जो है भारतीय संविधान के भाग 18 में जो है वर्णित हैं। तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। दोस्तों स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये आपका 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद और 22 भाग तथा 12 अनुसूचियां हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो बताइए दोस्तों, कोई भी विधेयक को जिसमें कर लगता है विधायिका में तब तक नहीं रखा जा सकता है जब तक कि यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 117 में जो है इसका प्रावधान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वित्त विधायकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो बताइए दोस्तों, वित्त विधायकों के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 117 में इसका प्रावधान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो बताइए दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 312 के तहत जो है अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा 312। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी जोड़ी सही दी हुई है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी जोड़ी जो है आपका सही दी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, यही जो है सही दी गई है और बाकी की आपकी सारी गलत हैं। और बता दें अनुच्छेद 318 में जो है लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है और अनुच्छेद 351 में जो है हिंदी भाषा के विकास के लिए प्रावधान दिए गए हैं। और बात करें अनुच्छेद 332 में, तो अनुच्छेद 332 में विधानसभाओं के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण संबंधी जो है प्रावधान दिए गए हैं। तो सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा जो है सही सम्मिलित नहीं है। पहला कह रहा है अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये जो है आपका सही दिया हुआ है। दूसरा कह रहा है अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये भी सही दिया है। अगला कह रहा है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी सही दिया है। नेक्स्ट कह रहा है अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये आपका गलत दिया हुआ है और यही जो है इस प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 48 यही जो है गलत दिया हुआ है। ठीक है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 48 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 50 में जो है इसका प्रावधान दिया गया है। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित का मिलान कीजिए, तो इनमें आपको मिलान करना है। तो पहला कह रहा है सूची फर्स्ट में संवैधानिक संशोधन, तो संवैधानिक संशोधन जो है
अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। अगला कह रहा है वित्तीय आयोग, तो वित्तीय आयोग का प्रावधान जो है अनुच्छेद 280 में दिया गया है। अगला कह रहा है वित्तीय आपात, तो वित्तीय आपात का प्रावधान जो है अनुच्छेद 360 में दिया गया है। और लास्ट कह रहा है अखिल भारतीय सेवाएं, तो अखिल भारतीय सेवाओं संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 312 में दिया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका मिलान हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान दिया गया है। तो बताइए दोस्तों कौन से अनुच्छेद में जो है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 241 के तहत जो है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही का चुनाव कीजिए। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इन चारों में से देखा जाए तो राइट आंसर आपका अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा, यही जो है सही हो जाएगा। और बाकी जो है तीनों गलत दिए हुए हैं। और बात करें जो है अदर ऑप्शनों की, अनुच्छेद 17 की, तो अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता संबंधी जो है प्रावधान दिए गए हैं, अर्थात छुआछूत से संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। और बात करें अनुच्छेद 192 की, तो 192 में जो है राज्य विधानमंडल के सदस्यों से संबंधित प्रश्नकाल का प्रावधान दिया गया है। और बात करें अनुच्छेद 78 की, तो इसमें जो है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को जानकारी देने अर्थात संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो याद रखिएगा सारे के सारे इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यही जो है आपका सही दिया हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट थे जो कि हमने आपके साथ आज की क्लास में कवर किया। फिर मिलेंगे 4 बजे इसी क्लास को लेकर के, इसका प्रैक्टिस सेट 4 लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।